Hey dear students, welcome back to lecture 7 of our chapter 1, that is significant and contemporary rights of the citizens of our country. Now when we talk about certain important laws which we are studying, बहुत ज़रूरी है ये समझना ये जानना कि ये सारे लॉ क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है एज सिटीजन्स या कंज्यूमर्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा है 1986 के पहले क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, तो उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए क्या ऐसा कोई कानून है जो मौजूद हुआ करता था, तो डेफिनेटली ये सारे लॉज थे जो एप्लीकेबल थे। लेकिन कंज्यूमर्स आज भी अपने राइट्स के बारे में, इवन आफ्टर हैविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019, लोग अपने राइट्स के, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। ओके जब हम बात करते हैं 1986 के पहले यानी कि इन द ईयर 1955, दो लॉज तो हमने पढ़ लिए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है 1872, और दूसरा जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो हमने पढ़ा था। अब जो हमारा एक्ट है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। क्या होता है ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट? सबसे पहले इस टर्म एसेंशियल कमोडिटीज़ को हम समझेंगे। कमोडिटीज़ यानी कि जो गुड्स की हम बात करते हैं, ऐसे गुड्स जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ और कंजम्पशन के लिए वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हमारे लोगों को अवेलेबल करके देना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम एसेंशियल कमोडिटीज़ बुलाते हैं। वो कमोडिटीज़ जिसका डोमेस्टिक यूज़ या कंजम्पशन वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक स्केड्यूल के तहत बताया गया है, कुछ लिस्ट दिया गया है कि ये सारी कमोडिटीज़ है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। अब ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1955, जो कि एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। Now, this act provides in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution of and trade and commerce in certain commodities therein. अब ये वो कमोडिटीज़ है जो हमारे कंजम्पशन के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है, तो इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो सप्लाई है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखने के लिए सर्टन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है जो उसका ध्यान देती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें तो अपने देश में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर टर्म यूज़ किया जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि पहले तो अपने कंट्री के लोगों की नीड फुलफिल हो जानी चाहिए, और उसी के साथ साथ फिर आप ट्रेड एंड कॉमर्स इन कमोडिटी का कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से बाहर भी आप उनको ट्रेड करने के लिए सेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है, तो सबसे पहले इनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि अपने कंट्री के डोमेस्टिक यूज़ और कंजम्पशन के लिए इनकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। ये हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स है जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में है। अब बच्चों, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने सिर्फ सुने होंगे या देखे होंगे, लेकिन उनका मीनिंग हमको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने आप याद रख सकते हैं, जितने आप एसेंशियल कमोडिटीज़ के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने कंट्री को ध्यान में रखते हुए याद रख सकते हैं, आप उतना ध्यान में रख के लिख देंगे तो भी बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं मिनिमम आपको इसमें से कम 7 तो आपको याद रखने, अगर आप पूरे नहीं याद रख पाते तो 5 to 7 आप मिनिमम याद रखेंगे, दैट इज मिनिमम। मैक्सिमम तो आप पूरा ही याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंडर दिस एक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इस एक्ट के अंदर जो 1955 में आया, कौन सी कमोडिटीज़ को हम एसेंशियल कमोडिटीज़ बुलाते हैं? पहला है कैटल फॉडर इंक्लूडिंग ऑयल केक्स एंड अदर कॉन्सेंट्रेट्स। तो कैटल का जो फॉडर होता है जिसके अंदर ऑयल केक्स भी इंक्लूड होते हैं, वो इसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। कोल इंक्लूडिंग कोक एंड अदर डेरिवेटिव्स, ये भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा है। कंपोनेंट्स और पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा है। कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आएगा। ड्रग्स, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1946 के तहत, यानी हमारी जो मेडिसिन होती है, वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा है। Foodstuffs including edible oil, seeds and oil, iron and steel including manufactured products of iron and steel, तो iron and steel भी essential commodities है, उससे बने हुए कोई भी प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी है। पेपर इंक्लूडिंग न्यूज़ प्रिंट, पेपर बोर्ड या फिर स्ट्रॉ बोर्ड। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा है। रॉ कॉटन है, वेदर गिंड, गिंड और अनगिंड का मतलब गिंड जहाँ पर हमने प्योरली उसकी सीड्स जो है वो रिमूव कर दी है, कॉटन सीड्स को, या तो अनगिंड है या तो फिर वो ऐसे ही अपने प्योर फॉर्म में है, या फिर कॉटन सीड्स है, रॉ जूट है। एनी अदर क्लास ऑफ कमोडिटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाइड ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत यहाँ तक जितने भी कमोडिटीज़ दी हैं, ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में है। अब अगर इसके अलावा गवर्नमेंट को लगता है कि कोई और कमोडिटी
एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आनी चाहिए, तो एक स्पेशल ऑर्डर देकर वो क्या कर सकते हैं, उस एक्ट के अंदर इन कमोडिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को लगती है ये भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने ये एसेंशियल कमोडिटीज़ को देखा है। मैं आपको रिपीट करूँगी, आपको सब याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन आप मिनिमम 5 to 7 को याद रख लो एग्जाम में लिखने के लिए, सो दैट यू आर क्लियर कि ये हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा है। ओके अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो हमको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है पावर्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जो कि सेक्शन 3 के हिसाब से है। इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट, यानी कि ज़रूरत है, हेल्पफुल है अगर हमारे लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, टू डू सो फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कन्वीनियंट और हेल्पफुल हो जाएगा इन सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को मेंटेन करने, इनके सप्लाई को अपने सिटीजन्स के लिए अवेलेबल करके देने के लिए, और फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइजेस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो जो डिज़र्व करता है उसको वो कमोडिटी अवेलेबल करके दो फेयर प्राइजेस पे। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हमने देखा था, हमको याद होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो फूड सप्लाई देती है सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, किसको, गरीबों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, कंपेयर टू योर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। जो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको सब्सिडाइज प्राइस में आप क्या करते हो, फूड सप्लाई देते हो। और फॉर सिक्योरिंग एनी एसेंशियल कमोडिटी फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के डिफेंस के लिए अगर ज़रूरी है उन एसेंशियल कमोडिटीज़ का होना, तो हम सिक्योरिटी देंगे कि नहीं, इसके साथ ट्रेड और कॉमर्स नहीं होगा, ये यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंट्री में रहना इसका ज़रूरी है। और द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इट मे बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग, अगर हम चाहें तो इसका सप्लाई कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसका सप्लाई रोक सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन को, उसके सप्लाई को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देयरिन, तो चाहे तो हम इसका ट्रेड और कॉमर्स भी बंद कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि ज़रूरत है फ़िलहाल हमारे देश के लोगों को इसके कंजम्पशन की, तो इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के सप्लाई को, इसके ट्रेड को हम बाहर जाने से रोकेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि विद इन द कंट्री अगर इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, गरीबों तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही है, तो उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखने के लिए हम उन प्रोडक्ट्स के सप्लाई को विद इन द कंट्री, विद इन द नेशन भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, सेक्शन 6A। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है सीज करना, जिसको हम हिंदी में समझते हैं जब्त कर लेना। नाउ वेर एनी एसेंशियल कमोडिटी इज सीज्ड, अगर किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को सीज कर दिया गया, जब्त कर लिया गया होगा बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब ये कौन करेगा, कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अगर आपको लगता है इलीगल इसका सप्लाई किया जा रहा है, तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटी हो, आपने उसको जब्त कर लिया, आपने उसको बाहर जाने से, उसके सप्लाई को आपने क्या किया, रोक लिया। A report of such seizure shall without unreasonable delay be made to the district collector। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है जिन्होंने जब्त किया है इन एसेंशियल कमोडिटी के सप्लाई को, उसको क्या करना है, विदाउट फेल और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, कि हमने एसेंशियल कमोडिटी को क्या किया है, जब्त करके रखा है अपने पास में। अब वो कानूनी तौर पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जब्त किया है, वो सारी डिटेल आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देंगे। तो पहले आपको टाइम वेस्ट किए बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचानी है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, सेक्शन 6B। अभी आपको शो कॉज नोटिस जो है वो देना पड़ता है कॉन्फिस्केशन करने के लिए। एसेंशियल कमोडिटी को जब आप कॉन्फिस्केट करते हो, सीज करते हो, उसके लिए सबसे पहले आप शो कॉज नोटिस देते हो। Now, before confiscation of essential commodity or any other item from a person, the concerned authorities must give a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the essential commodity। तो आप सामने वाले इंसान को राइटिंग में लिख कर दोगे कि क्यों आपकी एसेंशियल कमोडिटी को हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। पैकेज, कवरिंग, रिसेप्टेकल, एनिमल, व्हीकल, वेसल और एनी अदर कन्वेयंस, जो भी आप जब्त करने वाले हैं आप उनको राइटिंग में नोटिस दे देंगे। Given opportunity of making a representation in the writing which such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देनी है सामने वाले को कि भाई आप मुझे लिख कर दो कि क्यों कॉन्फिस्केट नहीं होना चाहिए। गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर।
और इसी के साथ साथ आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दे रहे हो कि चलो बताओ, कॉन्फिस्केशन अगर हमने किया है, कुछ सर्टन ग्राउंड्स पे किया है, तो आपको भी क्या बोलना है। जैसे गुनहगार होता है ना, अपना गुनाह बेगुनाह को हम मौका देते हैं, साबित करो कि तुम बेगुनाह हो, तो उसी तरीके से अगर आपने कॉन्फिस्केट किया है तो आपको सामने वाले की बात सुनने का मौका उसको देना चाहिए। नेक्स्ट, अपील सेक्शन 6C. Any person aggrieved by an order of confiscation under section 6A may within 1 month from the date of the communication to him of such order appeal to the state government concerned, and the state government shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। ओके, तो अगर किसी इंसान को कॉन्फिस्केशन का नोटिस चले जाता है, उसको पता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ उसको स्टेट गवर्नमेंट के सामने क्या करना है, हाजिर होना है, अपील करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो जो भी उसकी रिक्वेस्ट होगी वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के सामने वो क्या कर सकता है, रख सकता है 1 मंथ ड्यूरेशन। यानी अगर 15 जनवरी है तो 15 जनवरी से 1 मंथ का ड्यूरेशन 15 फरवरी होता है। तो इस तरीके से ये 1 मंथ का टाइम पीरियड के अंदर ही उसको स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, अप्रोच करना है। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनको अप्रोच करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या दरख्वास्त है, जो आप कर रहे हो वो हम सुनने के लिए तैयार है। मॉडिफाइंग और एनलिंग, इरेज्ड फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव और इनवैलिड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। जो भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर है, अगर लगता है कि आप सही हो तो हम उस किए गए ऑर्डर को क्या करेंगे, कंप्लीटली हटा देंगे, खारिज कर देंगे। अगर हमको ऐसा लगता है आपकी अपील अगर इनवैलिड है तो हम आपके ऑर्डर को भी खारिज कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी पेनल्टीज, जो कि सेक्शन 7 के तहत बोलती है, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रवीन्स, कॉन्ट्रवीन्स का मतलब होता है जो कोई कानून को तोड़ता है, एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के तहत अगर किसी ने कानून को तोड़ने की कोशिश की एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। यानी उसको 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इन सर्टन केसेस में इवन एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो कुछ केसेस में 7 साल भी सजा हो सकती है। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा, डिपेंड करता है कि उसका जुर्म कितना बड़ा है। एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू अ फाइन, तो यहाँ पर उसको एक और ऑफर मिलेगा, जेल के साथ आपको फ्री में क्या मिल रहा है, दूसरी सजा, आपको फाइन यानी पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। एनी प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑर्डर हैज बीन कॉन्ट्रावेंड शैल बी फोरफीटेड टू द गवर्नमेंट। तो कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ विच द ऑर्डर हैज बीन कॉन्ट्रावेंड, यानी कि आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ये लॉ को जो तोड़ा है, शैल बी फोरफीटेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि वो चीज़ें आपको गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, लौटानी ही पड़ेगी। तो ये हमने पढ़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो कि एक एक्ट है 1955 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उसके पहले हमारे कंज्यूमर्स के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट नहीं था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के पहले कोई एक्ट नहीं था, इसीलिए हमारे कुछ कानून हैं जो हम पढ़ रहे हैं उस एक्ट के पहले, जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बावजूद इसके कंज्यूमर्स अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते थे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट लॉ, जो कि आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1955 में आया था। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।